चलो अब करेंगे डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी एंड ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, इस मतलब समझते हैं इसको, मतलब कैसे दोनों काम करते हैं एक हार्मनी में, ये चीज़ हमको समझना है। अगर हम बात करें भाई डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी, ठीक, देखो डेमोक्रेसी है एक तरफ है ब्यूरोक्रेसी। ठीक, दोनों में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो क्या डिफरेंस होता है, डेमोक्रेसी मतलब रूल बाय पीपल, रूल बाय पीपल, समझ में आ गया, मतलब थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब वो तो खुद रूल नहीं करते हैं, कौन करता है, उनके रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है ना, थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, एमपीज एमएलए जो होते हैं, ठीक है। मतलब कौन रूल करता है एक्चुअली में, रूल ऑफ इलेक्टेड, है ना, जिनको हम इलेक्ट करते हैं उनका रूल चलता है, इसको बोलते हैं रूल ऑफ इलेक्टेड। ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है भाई रूल ऑफ सिलेक्टेड, यहाँ पर सिलेक्टेड लोगों का रूल होता है। सिलेक्टेड मतलब जो चयन किए जाता है जिनका, मतलब ऑफिशियल्स, है ना, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, रूल बाई ऑफिशियल्स भी बोल सकते हैं हम, समझा गया, ऑफिशियल्स का रूल होता है। अब वो ऑफिशियल्स कैसे होते हैं, सिलेक्टेड होते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी मत सिलेक्टेड कैसे, एग्ज़ाम दे करके हम, हमारा सिलेक्शन होता है, ट्रेनिंग होता है, फिर जा कर के सारी पोस्ट वगैरह दी जाती है, ऑफिस वगैरह अलॉट होते हैं, समझा गया। इसलिए क्या बोल रहा है इसको, ये रूल ऑफ ऑफिशियल होता है मतलब सिलेक्टेड। यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, इलेक्टेड का होता है, मतलब किसका रूल होता है, रिप्रेजेंटेटिव, मतलब यहाँ पर किसका रूल है, अल्टीमेटली पीपल्स का ही रूल है, इसीलिए लिखा है रूल बाय पीपल। ये दोनों में डिफरेंस होता है, ये हम समझ गए कि ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, ये हमने समझ लिया दोनों का मतलब। अब देखते हैं क्या इंडिया में क्या है, इंडिया में तो दोनों चीज़ चलती है भाई, दोनों चीज़ चलती है, तो कैसे अरेंजमेंट कैसा है, ठीक है। अब इंडिया में देखते हैं, इन इंडिया अरेंजमेंट कैसा है, इंडिया में कैसा अरेंजमेंट है, तो इंडिया में ऐसा अरेंजमेंट है, देखो ये है ब्यूरोक्रेसी, समझा क्या, और इसके ऊपर बैठते हैं मिनिस्ट्री, ठीक है ना। ये ब्यूरोक्रेसी कैसे होते हैं, सिलेक्टेड होते हैं, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर होता है मिनिस्ट्री, ठीक। इसको कौन हेड करता है, इनको हेड करते हैं टॉप में जो होते हैं उनको बोलते हैं सेक्रेटरी, ठीक। इसको कौन हेड करता है, हेडेड बाई मिनिस्टर, ठीक। ये कैसे होते हैं, ये सिलेक्टेड है, ये कैसे होते हैं, ये इलेक्टेड होते हैं, क्लियर। ये इनको कंट्रोल करते हैं, याद रखना, कंट्रोल करते हैं, ये इनको कंट्रोल करते हैं, और ये इनको क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, इनको ऐसा है, ये इनको क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट मतलब उनको सपोर्ट करना, उनको एफिशिएंटली काम कराना, उनके लिए कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स मतलब समझते हो ना, कॉम्प्लीमेंट्स मतलब होता है कि भाई उसको और वो अच्छी तरीके से काम करना, इसलिए उनकी मदद करना, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट करना, और ये इनको कंट्रोल करते हैं, समझ में क्या, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये कौन होते हैं, दे आर एक्सपर्ट्स, है ना। ये क्या एक्सपर्ट होते हैं, नहीं, ये एक्सपर्ट नहीं होते, तो क्या होते हैं, दे आर लेमैन, दे आर लेमैन, मतलब इनको कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, नॉर्मल होते हैं, ठीक है। अल्टीमेट रूल किसका होता है, इनका होता है, अल्टीमेट रूल कौन करता है, ये करते हैं विथ हेल्प ऑफ ब्यूरोक्रेसी, समझ में क्या, मतलब एक तरफ क्या है, ब्यूरोक्रेसी है, और एक तरफ क्या है, डेमोक्रेसी है, ठीक है। इंडिया में ब्यूरोक्रेसी डेमोक्रेसी को सप्लीमेंट करती है कि सप्लांट करती है, इंडिया को ये क्या करती है, सप्लीमेंट करती है इंडिया में। सप्लीमेंट करना मतलब कॉम्प्लीमेंट करना भी बोल सकते हो,
सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब कि एडिशनल उसको और बूस्ट करती है, समझा क्या? ब्यूरोक्रेसी इसको क्या नहीं करती है? सप्लांट नहीं करती है। सप्लांट करना मतलब डेमोक्रेसी को दबाना, दबाती नहीं है इंडिया में, ठीक है ना, सप्लीमेंट करती, बढ़ाती है। डज नॉट सप्लांट, ठीक, क्लियर है? क्लियर है ये? बताओ यहाँ तक समझ में आ कि इंडिया में कैसा स्ट्रक्चर है? तो ऐसा स्ट्रक्चर है। बोलो समझ में आ गया यहाँ तक? तो आगे बढ़े। कोई डाउट? नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, एक तरफ ये है ब्यूरोक्रेसी और एक तरफ ऊपर है डेमोक्रेसी, ठीक है ना? ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी में देखो, ब्यूरोक्रेसी में क्या चीज होता है? देखो, ब्यूरोक्रेसी में होता है भाई पावर कंसंट्रेशन होता है ना, यहाँ पर पावर कंसंट्रेशन होता है। कहाँ पर होता है? ये हायर ऑफिशियल्स जो होते हैं ना, हायर अथॉरिटीज होती हैं, उन पर ज़्यादा पावर का कंसंट्रेशन होता है ब्यूरोक्रेसी में, हायर अथॉरिटीज, ठीक है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? मतलब पावर सबके साथ होनी चाहिए, पावर शुड बी प्रेजेंट विथ ऑल, समझ में क्या? तो कभी कभी ये बोला जाता है कि डिजाइन है, जो डिजाइन ऑफ ब्यूरोक्रेसी अनडेमोक्रेटिक है, डिजाइन ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज अनडेमोक्रेटिक। ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा इसलिए बोलते हैं कि भाई पावर कंसंट्रेशन जो होता है हायर अथॉरिटीज़ के पास ज़्यादा होता है, लोअर अथॉरिटीज़ के पास पावर कंसंट्रेशन कम है। बट फिर भी हम अभी देखेंगे इंडिया में ऐसा कुछ है नहीं, है ना, क्योंकि पावर कंसंट्रेशन होने के साथ साथ ये इनको डायरेक्ट कंट्रोल करते हैं, है ना, कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल्स, इसको कंट्रोल करते हैं। इसलिए क्या होता है, ये इसका मिसयूज़ नहीं कर सकते इंडिया में। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान में बल्कि उल्टा होता है, ऐसा होता है, ये इसको कंट्रोल करते हैं। तो इसीलिए वहाँ पर डेमोक्रेसी को सप्लीमेंट नहीं किया जाता, वहाँ पर सप्लांट कर देते हैं, समझा क्या? लेकिन इंडिया में तो ऐसा स्ट्रक्चर है, ये इसको कंट्रोल करते हैं, इसीलिए इसको हम नहीं बोल सकते कि अनडेमोक्रेटिक। इंडिया के कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ। वैसे तो अगर थ्योरेटिकली हम देखें तो ब्यूरोक्रेसी अनडेमोक्रेटिक हो जाता है, क्योंकि पावर कंसंट्रेशन होता है ब्यूरोक्रेसी। बट इंडिया के कंटेक्स्ट में भले पावर कंसंट्रेशन होगा, पर क्या होगा, हमको पता है कि भाई ये इनको कंट्रोल करते हैं और अल्टीमेट रूल इन्हीं का ही होना है, ठीक। अल्टीमेट रूल इन्हीं का ही है, इसलिए हमने समझ लिया कि भाई ब्यूरोक्रेसी क्या करता है, उसको स्ट्रेंथन करता है। क्लियर? मतलब क्या है? देखो इधर पे इंडिया में क्या होता है, ये है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की पावर्स, गवर्नमेंट की अथॉरिटीज, गवर्नमेंट के फंक्शंस, ठीक है ना, ये सब किसके द्वारा प्रैक्टिस किए जाते हैं, ठीक है ना, ये सब प्रैक्टिस्ड थ्रू ब्यूरोक्रेसी, है ना, इनके द्वारा ही किए जाते हैं। या फिर हम इसको बोल सकते हैं और, या फिर और विद द एडवाइस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ये भी बोल सकते हैं, विद द एडवाइस ऑफ ब्यूरोक्रेसी। समझाएगा मतलब क्या होता है? ब्यूरोक्रेसी क्या करती है? दोनों काम होता है, पार्टिसिपेट करती है, पार्टिसिपेट्स इन पॉलिसी मेकिंग में भी, बिना ब्यूरोक्रेसी के आप पॉलिसी मेक नहीं कर सकते। और दूसरा इम्प्लीमेंटेशन में, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में भी। तो देखो यहाँ पे हमने देखा ना कि पावर, अथॉरिटी, फंक्शन सब कौन परफॉर्म कर रहा है? भाई ब्यूरोक्रेसी ही कर रहा है ना, ठीक है ना, ये ब्यूरोक्रेसी का फंक्शन होता है। जब हम ये सारी चीजें देखते हैं तो भाई इस केस में हम ये समझते हैं कि भाई ये इतना सारा फंक्शन परफॉर्म कर रही है, तो भाई चांसेस ऑफ मिसयूज हो जाता है कि नहीं हो जाता? चांसेस ऑफ मिसयूज ऑफ पावर
समझ में क्या? इसलिए इसको बोल सकते हैं कि भाई इसके कारण क्या होता है, कैन बी एक्सप्लॉइटेटिव अगेंस्ट कॉमन मैन, ठीक है ना। बट अगर इसको हम देखें इस मॉडल को, तो इससे हमको ये समझ में आएगा ना, अगर ऐसा होता है तो ये क्या करता है, वीकेंस डेमोक्रेसी। लेकिन हमारे इंडिया में क्या होता है, लेकिन बट इन इंडिया हमने क्या देखा कि ये जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो क्या करती है, स्ट्रेंथेंस डेमोक्रेसी। सुनना क्या, वो तो स्ट्रेंथन करती है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल होता है, इसीलिए ये अल्टीमेट रूल नहीं कर सकते इंडिया में। समझा क्या? क्योंकि ट्रांसफर कर देगी, वो मिनिस्टर ट्रांसफर कर देंगे, उसको सस्पेंड कर देंगे। इसलिए क्या हो जाता है कि भाई ब्यूरोक्रेसी हमारे यहाँ ज़्यादा एब्सोल्यूट नहीं हो सकती। क्लियर है ये बात? जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बताओ, इसने डेमोक्रेसी को क्या किया है, स्ट्रेंथन किया है आज तक में, स्ट्रेंथेंड डेमोक्रेसी। समझा क्या? ओवर द पीरियड, ओवर द लास्ट 70 ईयर्स, पिछले 70 साल से हम देख रहे हैं कि भाई ये तो ऐसे ही कर रही है, स्ट्रेंथन कर रही है। कैसे बोल सकते हैं हम, आज तक हर एक जनरल इलेक्शन सक्सेसफुल्ली कंडक्ट किए गए हैं, मतलब टिल नाउ। और आज तक कोई भी जनरल इलेक्शन को हमने नल एंड वाइड, मतलब पूरा का पूरा जनरल जो इलेक्शन होता है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो खारिज कर दिया गया हो कभी भी, ठीक है ना। टिल नाउ एवरी इलेक्शन हैज टेकन प्लेस फेयरली, है ना। इसलिए हम बोल रहे हैं कि भाई ये इसने क्या किया है, स्ट्रेंथन किया है। मतलब इंडिया में क्या होता है, इंडिया में क्यों अभी हमने देखा ना कि ब्यूरोक्रेसी क्या होती है भाई, इसका रोल जो होता है वो दोनों जगह होता है, पॉलिसी मेकिंग में भी और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में भी। तो क्या हो जाता है, चांसेस ऑफ एक्सप्लॉइटेशन बढ़ जाता है, चांसेस ऑफ एक्सप्लॉइटेशन बढ़ जाता है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। क्यों? बट इन इंडिया इट इज नॉट सो। ऐसा क्यों? रीजन ये है कि ये है, देखो, एक ये ब्यूरोक्रेसी है। ये ब्यूरोक्रेसी इंडिया में क्या होती है, रूल बेस्ड होती है, रूल बेस्ड। ये जो भी करती है रूल बेस्ड होता है। अभी देखा था ना कि भाई रूल बेस्ड होती है, रूल बेस्ड ट्रेडिशन फॉलो करती है, इसलिए इंडिया में ब्यूरोक्रेसी कैसी है, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होती है। इंडिया की ब्यूरोक्रेसी अंडर कंट्रोल ऑफ मिनिस्टर्स। समझा क्या? तो मिनिस्टर्स का अल्टीमेट रूल हो गया कि नहीं हो गया, तो आपके ऊपर ज़्यादा अल्टीमेट रूल हो गया इनका, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ों के कारण क्या होती है, ब्यूरोक्रेसी हमारे यहाँ अपनी मन मर्जी नहीं कर सकती, अपनी मन मर्जी नहीं करती है। समझना क्या? प्लस हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है उसको जो डिस्क्रिशनरी पावर जो होती है वो हमने कम से कम रखी है, बहुत कम डिस्क्रिशनरी पावर रखी है हमने। इसीलिए क्या होता है, इंडिया में चांसेस ऑफ ब्यूरोक्रेसी का एब्सोल्यूटिज्म बढ़ने का चांसेस कम हो जाता है। एक सिंपल सा फंडा है, ये देखो, ये है ब्यूरोक्रेसी, इसको हमने पावर ज़्यादा दे दी, पावर अगर ज़्यादा दे दी, उसके साथ साथ अगर हमने डिस्क्रिशन भी ज़्यादा दे दी, डिस्क्रिशन मतलब होता है कि अपने हिसाब से ये डिसीजन ले सकते हैं, और इन पर अगर हमने चेक्स कम कर दिए, चेक्स एंड बैलेंस कम है इन पर, है ना, चेक्स एंड बैलेंस कम कर दिया, तो 100% एक रिजल्ट होता है जिसको हम बोलते हैं करप्शन। करप्शन इज बाउंड टू हैपन, ये हमको पता है। इसीलिए इंडिया में क्या है, इंडिया में डिस्क्रिशन को हम कैसे रखते हैं, कम रखते हैं। समझा क्या? पावर भी ज़्यादातर हमने किसके पे रखी है, मिनिस्टर्स पर रखी है। समझा क्या? अब पावर इनके पास है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट वो सारी पावर्स के लिए, चेक्स एंड बैलेंस के लिए हमने क्या बनाया, रूल्स बनाया है, रूल्स बेस्ड ऑर्डर है। हमारे यहाँ जो भी ब्यूरोक्रेसी करती है सब कुछ रूल बेस्ड होता है, इसलिए क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी हमारे यहाँ अकाउंटेबल हो जाती है,
समझा क्या? इसके साथ साथ ये देखो ब्यूरोक्रेसी है, इसको हमने अकाउंटेबल बनाया है, अकाउंटेबल टू किसके? मिनिस्टर्स। इसलिए भी इसका चांसेस कम हो जाता है कि भाई मनमानी करे अपना। उसके अलावा इसको आंसरेबल होना पड़ता है, आंसरेबल टू जुडिशियरी के प्रति भी प्लस पब्लिक के प्रति भी। समझा? आंसरेबल है, अकाउंटेबल नहीं है भले। प्लस जुडिशियरी क्या कर सकती है? एडिशनल पनिश भी कर सकती है इसको, कैन क्वेश्चन एज वेल एज पनिश, है ना? तो भाई इसलिए क्या है, हमारे यहाँ की ब्यूरोक्रेसी जो है थोड़ा सा ढंग से काम करती है, मनमानी नहीं कर सकती। समझा क्या? बोलो, क्लियर है ये बात? ठीक है। प्लस हमारे यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है ना, एक चीज और करती है, क्या? सबकी बात सुनती है, लिसन टू ऑल प्लस सर्व टू ऑल, सर्व टू ऑल। क्यों लिसन टू ऑल? क्यों? क्योंकि रूल बेस्ड ऑर्डर है, रूल बेस्ड काम करना पड़ता है, इसलिए आपके पास कोई डिस्क्रिशनरी। सर्व टू ऑल क्यों? क्योंकि सेकुलर मॉडल है ना, सेकुलरिज्म है, इसलिए भी हमको सबके लिए सर्व करना पड़ता है। ये बात याद रख लेना। समझा क्या? सेकुलरिज्म है, और उससे भी बड़ी बात कि भाई डेमोक्रेसी है, इसलिए डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए भी हमको सबको सर्व करना पड़ता है। ठीक है। समझ में क्या? आप देखते हैं मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है ना, मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी बोल रहा हूँ, मॉडल्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, कितने तरीके के मॉडल है ये समझना हम। ठीक है, ठीक। तो पहला मॉडल लेते हैं हम, जिसको बोलते हैं बैलेंस्ड ब्यूरोक्रेसी, और ये सारे के सारे इंडिया के फीचर है। ठीक है ना, कभी पूछेगा कि इंडिया का ब्यूरोक्रेसी कैसा है, तो ये सब याद याद रखना। एक बैलेंस्ड ब्यूरोक्रेसी है, बैलेंस्ड ब्यूरोक्रेसी, या फिर बैलेंस सिविल सर्वेंट, सिविल सर्विसेज भी बोल सकते हैं। इसका मतलब समझते हैं, देखो अभी जो एग्जांपल दिया उसे समझते हैं। ये है पॉलिटिकल मास्टर्स। पॉलिटिकल मास्टर्स कौन होते हैं? इलेक्टेड होंगे, सिलेक्टेड होंगे? जो कि कैसे हैं? इलेक्टेड है। ठीक, ये इलेक्टेड है, ये क्या है? इलेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे लेता हूँ मैं क्या? ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, सिविल सर्विसेज बोल लो या ब्यूरोक्रेसी बोल लो, सिविल सर्विसेज या ब्यूरोक्रेसी, सिविल सर्विसेज या ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, अब देखो एक मॉडल ये है, ये, ठीक है, एक मॉडल ये है। एरो देख लो कहाँ बना रहा हूँ, ठीक है ना, सब में वही मत बना देना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई जहां पर इस केस में, पहले केस में क्या हो रहा है, सिविल सर्विस डोमिनेट करती है किस पर? डोमिनेट्स ओवर पॉलिटिकल मास्टर। समझा क्या? सिविल सर्विस डोमिनेट करती है पॉलिटिकल मास्टर्स पे, और दूसरे मॉडल पे क्या बोल रहा हूँ, पॉलिटिकल मास्टर डोमिनेट करते हैं सिविल सर्वेंट पर। ठीक है, ये दोनों ही मॉडल क्या कहलाएंगे? अनबैलेंस्ड बोल रहे हैं इसको, अनबैलेंस्ड ब्यूरोक्रेसी है ये, अनबैलेंस्ड ब्यूरोक्रेसी। समझा कि यहां पर भी क्या बोल रहा हूं? अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, देखो, और अनबैलेंस्ड ब्यूरोक्रेसी क्या करेगी? स्ट्रेंथन करेगी, वीकेंड करेगी। यहाँ पे याद रखना, अनबैलेंस्ड ब्यूरोक्रेसी क्या करती है? ये वीकेंस, वीकेंस डेमोक्रेसी। समझा क्या? अब समझो यहाँ पे क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं। ये सिविल सर्वेंट है, वो डोमिनेट करते हैं ब्यूरोक्रेसी, मतलब पॉलिटिकल मास्टर को कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्यूरोक्रेसी। मतलब ब्यूरोक्रेट्स जो चाहते हैं पॉलिटिकल मास्टर्स भी वैसा करते हैं। ऐसा कहीं होता है? हाँ, पाकिस्तान का एग्जांपल देखो, पाकिस्तान में। समझा क्या? पाकिस्तान में ऐसा ही होता है। ये क्या करता है? ये वीक कर देता है, वीक कर देता है किसको? पूरी डेमोक्रेसी को। इसलिए पाकिस्तान में जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं उनकी नहीं चलती। समझा कि ISI वगैरह की चलती है वहाँ, है ना, याद करो ISI, इसका चलता है। समझा क्या? नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ,
ये इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है चाइना। चाइना में कितने भी पढ़े लिखे रहो आप, आपको वो करना पड़ता है किसके सामने, पॉलिटिकल मास्टर्स के सामने। वहाँ भी देखो क्या है, डेमोक्रेसी स्ट्रेंथ है ना, वीकेंस डेमोक्रेसी। तो ऐसा कोई भी मॉडल जहाँ पर एक दूसरे पर हावी करता है, एक मतलब पॉलिटिकल मास्टर या ब्यूरोक्रेसी जब एक दूसरे पर डोमिनेट करते हैं, तब वो मॉडल अनबैलेंस्ड हो जाता है। अनबैलेंस मतलब वो डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं। बट यहाँ पर देखो इंडिया के केस में सिविल सर्वेंट्स और ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है, देखो सिविल सर्वेंट इनको क्या करते हैं भाई, इनको एडवाइस करते हैं, है ना, एडवाइस करते हैं काहे पे, एडवाइस ऑन लार्जर इंटरेस्ट, ठीक, लार्जर इंटरेस्ट में उसको एडवाइस करते हैं। ऑन द अदर हैंड ये इसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। दोनों ही केस में क्या नहीं हो रहा है, डोमिनेशन नहीं हो रहा, समझा क्या। इसमें क्या होता है, नो वन डोमिनेट्स। जब कोई डोमिनेट नहीं करता है, स्ट्रक्चर कैसा है समझ गए ना, स्ट्रक्चर याद करो, यहाँ पर सिविल सर्वेंट थे और यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी था, ये इसको क्या कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, समझा क्या। अब इसको क्या बोलेंगे हम, इसमें दोनों एक दूसरे के लिए हैं, समझा क्या, दोनों के बीच में क्या है, हार्मनी है, दोनों के बीच में क्या है, बैलेंस है, मतलब दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड ब्यूरोक्रेसी, समझा क्या। और इंडिया में हमने क्या देखा है कि भाई बैलेंस्ड ब्यूरोक्रेसी। क्लियर है ये बात। बोलो समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट पहला मॉडल देख लिया, दूसरा देखते हैं। दूसरे को बोल रहा हूं मैं पार्टिसिपेटिव ब्यूरोक्रेसी या सिविल सर्विसेज। पार्टिसिपेटिव ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है, क्या समझते हो। पार्टिसिपेटिव ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग में लोगों का, पीपल का पार्टिसिपेशन बढ़ाना, समझा क्या। मतलब क्या होता है, डिसीजन मेकिंग में प्लस मतलब पॉलिसी मेकिंग बोल सकते हो, प्लस पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी या फिर डिसीजन इम्प्लीमेंटेशन में क्या हो, मतलब पब्लिक का, पीपल का पार्टिसिपेशन हो। इसको बोलते हैं हम क्या, पार्टिसिपेटिव ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, मतलब क्या होता है, ये ब्यूरोक्रेसी है, ये किसके साथ में काम करे, तो ये काम करना चाहिए पीपल्स के साथ में ही काम करे, समझा रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पीपल अलग रहें और ब्यूरोक्रेसी अलग होती है, समझा कि पीपल्स के लिए अलग कर दो, ब्यूरोक्रेसी को अलग, ये दोनों तो अलग अलग हो गए ना। ये वाला मॉडल बोल रहा हूँ मैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब क्या होता है कि ये तो कट ऑफ है ना, ये कट ऑफ हो गई, यहाँ पर नॉट कट ऑफ होकर के काम नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है भाई, आपको उनके साथ काम करना है, मतलब वर्क फॉर देम, ये तो है, प्लस वर्क विथ देम, समझा क्या, वर्क फॉर देम, वर्क विथ देम। अगर ये करते हो आप तो इसको बोलेंगे हम पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। और इंडिया कैसी है, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। ये हम कैसे बोल सकते हैं, कुछ एग्जांपल से बता रहा हूं तुमको। इसको मिटा दूं, देखो यहां पे समझो कैसे हम बोलेंगे। एक फीचर क्या होता है, फीचर्स ऑफ पार्टिसिपेटिव ब्यूरोक्रेसी। पार्टिसिपेटिव ब्यूरोक्रेसी के क्या क्या फीचर होते हैं, तो पार्टिसिपेटिव ब्यूरोक्रेसी का पहला फीचर होता है अकाउंटेबल होना। अकाउंटेबल होगी वो ब्यूरोक्रेसी, अकाउंटेबल टू पीपल। इंडिया में है क्या, हाँ, लेकिन इनडायरेक्ट है, याद करो, इनडायरेक्टली अकाउंटेबल है ना, इनडायरेक्टली अकाउंटेबल है इंडिया में, याद करो। डायरेक्टली तो पॉलिटिकल मास्टर्स के है ना, देखो
अकाउंटेबल अगर हम डायरेक्टली बोलें तो डायरेक्टली किसके हैं, वो पॉलिटिकल मास्टर्स के खिलाफ, मास्टर्स के लिए हैं। वो खुद किसके लिए हैं, वो खुद पीपल के लिए हैं। इसलिए मैंने बताया था कि इनडायरेक्ट हो गया कि नहीं हो गया, तो इनडायरेक्टली अकाउंटेबल होते हैं। तो इंडिया में ऐसा है तो बिल्कुल है। दूसरा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी भी हो, ट्रांसपेरेंसी भी हो। ट्रांसपेरेंसी कैसी हो सकती है, सिविल सर्वेंट ट्रांसपेरेंट है, ऐसा हम कैसे बोल सकते हैं? कुछ एग्जांपल बता सकते हो जिससे हम ये बोल सकते हैं कि सिविल सर्वेंट जो ब्यूरोक्रेसी है इंडिया में ट्रांसपेरेंट है? बताओ एक आध एग्जांपल बोलो, बोल सकते हो कि नहीं? हाँ या ना बोलो, नहीं आगे बढ़ूंगा। जैसे कि ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक में कर दो। इलेक्ट्रॉनिक में अगर जो सारे चीजें करते हैं, फाइलिंग वगैरह, तो ट्रांसपेरेंट हो गया ना। इसमें लोगों की डिस्क्रिशनरी पावर कम होती है, प्लस जो भी डिसीजन लेता है सबको पता है कि भाई प्रोसेस सबको पता है ना कि भाई ये चीज करना है, तो ट्रांसपेरेंसी आ गई कि नहीं आ गई? प्लस अगर कोई दिक्कत है तो आरटीआई हम फाइल कर सकते हैं। आरटीआई में भी सारी प्रोसेस बताई जाती है, सारे प्रोसीजर बताते हैं वो, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि भाई हाँ ट्रांसपेरेंसी आ गई। इसके अलावा सिटीजन चार्टर, सिटीजन चार्टर क्या होता है? सिटीजन चार्टर कभी बैंक वगैरह गए होगे तो वहाँ पर देखा होगा कि बोर्ड्स लगे होते हैं जहाँ पर वो ये बताते हैं कि भाई ये काम के लिए यहाँ पर जाना है, इस ऑफिस में ये वाला फॉर्म ऐसे, ये वाले फॉर्म क्लियरेंस ऐसे होगा। ये सब क्या है, जैसे हॉस्पिटल में भी जा कर के देखते हो तो लिखा रहता है कि ये वाले डॉक्टर इतने बजे से इतने बजे आएंगे, अगर नहीं आते हैं तो आप यहाँ कंप्लेन करिए, है ना, इस वाले चीज़ के लिए आपको यहाँ जाना है। वो सब जो डायरेक्शन इंडिकेशन सब कुछ बताता है उसको क्या बोलते हैं, सिटीजन चार्टर। ऐसे में क्या होता है कि भाई लोग अपनी मनमानी नहीं कर सकते, ट्रांसपेरेंसी आ गई कि नहीं आ गई? प्लस सोशल ऑडिट, सोशल ऑडिट याद करो क्या है, जब पंचायती राज पढ़ा था तो उसमें बताया था कोई भी आप काम करते हो तो उसकी जांच होती है कि आपने सही में वो पैसा, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है कि नहीं, कि बस ऐसे ही आप पैसे को लेने आ गए। समझा क्या? ये सब चीज़ें क्या है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाती है कि नहीं बढ़ाती? हाँ बढ़ाती है। समझा क्या? तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी अगर बढ़ी है तो हम समझ जाते हैं कि वो पार्टिसिपेटिव ब्यूरोक्रेसी है। समझ में आ गया? नेक्स्ट बढ़े, बोलो आगे बढ़े। नेक्स्ट थर्ड, सिविल सर्विस या फिर ब्यूरोक्रेसी होगी वो कैसी होनी चाहिए? सेंसिटिव होनी चाहिए, सेंसिटिव एंड रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिव, ठीक है ना, ये होनी चाहिए। ऐसे कैसे बोल सकते हैं? जैसे कि देखो कैसे बोल सकते हैं, मान लो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम बढ़ गई, इसका एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल से समझ में आ गया। दिल्ली में ट्रैफिक की प्रॉब्लम थी, ट्रैफिक प्रॉब्लम बहुत पीक पर थी। समझा क्या? उसी के साथ साथ पॉल्यूशन की प्रॉब्लम थी, पॉल्यूशन प्रॉब्लम थी, तो भाई ये भी बहुत ज़्यादा थी। तो इस चीज़ को डील करने के लिए वहाँ की सरकार को क्या आइडिया लगाया, सुझाया गया? याद करो, ऑड इवन पॉलिसी लेके आए थे। ऑड इवन पॉलिसी ये कौन लाएगा? उनको पता है ना जो भाई बात की है वहाँ पर जो भी ट्रैफिक पुलिस होगी कि भाई किस तरीके की समस्या आ रही है आपको, सब लोगों ने डिस्कस किया होगा, बात किया होगा, समझा होगा कि भाई इसमें ये चीज़ें करना होगा। तो वो क्या थे, सेंसिटिव थे। सेंसिटिव किस चीज़ को लेकर के कि भाई ट्रैफिक प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन प्रॉब्लम है, इससे हेल्थ इम्पैक्ट क्या होंगे, है ना, इससे इकोनॉमिक, सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या थे, ये चीज़ उनको, वो अवेयर थे इन सब चीज़ों से। यहाँ से क्या समझ में आया, वो सेंसिटिव थे, सेंसिटिव थे। अब सेंसिटिव तो हो गए आप, लेकिन आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, करोगे क्या उसके लिए? तो उन्होंने ऑड इवन पॉलिसी लेके आए, ये क्या हो गया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई उनकी। यहाँ से हमको समझ में आ गया कि वो एक रिस्पॉन्सिव है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से समझ में आ गया कि भाई सेंसिटिव भी होना जरूरी है, रिस्पॉन्सिव भी जरूरी हो। समझ में आ गया? जैसे कि याद करो बहुत सारा चीज़ रेड वगैरह जो पुलिस डालती है, समझ में आ गया कि भाई जो ट्रैफिकिंग होती है, ट्रैफिकिंग वगैरह में, ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, समझा कि ये सब में आपको समझ में आता है कि भाई प्रोएक्टिव है, सेंसिटिव है, रेस्पॉन्सिव है। क्लियर है ना? तो सिविल सर्विस को कैसे, सिविल सर्वेंट ब्यूरोक्रेसी को कैसे होनी चाहिए, एक रेस्पॉन्सिव होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए। क्लियर है ना? तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा दिमाग में रखना। एक चीज़ और यहाँ पे लिख सकते हो तुम, यहाँ पर पार्टिसिपेटिव कैसे हैं, याद करो हमने पढ़ा था भाई
लोकल बॉडीज में जब पढ़ा था तो उसमें देखा था ना, पीआरआई इंस्टीट्यूशन क्यों है, वो भी पार्टिसिपेटिव ही तो है, पार्टिसिपेट करते हैं ना डिसीजन मेकिंग में भी और इम्प्लीमेंट करने में भी। नेक्स्ट, अर्बन लोकल बॉडीज में भी हमने देखा था, वहां पर भी मेट्रोपॉलिटन एरिया कमेटी में हमने देखा था, मेट्रो प्लानिंग कमेटी, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, और फिर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में भी हमने ये चीज समझी थी कि भाई कैसे ये पार्टिसिपेटिव होते हैं। समझना क्या? ये तो हो गया तुम्हारा, यहाँ पे कितने पॉइंट देख लिए हम लोगों ने? 3 देख लिए, ठीक है। एक लास्ट देख लो, लास्ट जिसको बोल रहा हूं मैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, सॉरी चौथा रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है? देखो ये है तुम्हारे मिनिस्टर्स, और ये है तुम्हारी ब्यूरोक्रेसी। समझा क्या? रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या होता है? बस ब्यूरोक्रेसी को कैसा होना चाहिए? डाइवर्स होना चाहिए, ये डाइवर्स होना चाहिए। डाइवर्स मतलब कैसा? कि भाई यहाँ पर हर सेक्शन के लोग ब्यूरोक्रेसी में आए, ये इंश्योर करना है। डाइवर्स मतलब कवर्स ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ऐसा क्यों? जैसे ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इंडिया, है ना, सब जगह से ब्यूरोक्रेट्स आए, प्लस वुमेन हो, समझना क्या, वुमेन का पार्टिसिपेशन जो हो वो भी बढ़े, ठीक, प्लस वल्नरेबल जो माइनॉरिटीज का पार्टिसिपेशन है वो भी बढ़े, माइनॉरिटीज का पार्टिसिपेशन हो वो भी इस पर रहे। माइनॉरिटीज के साथ साथ जो वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं, वल्नरेबल ग्रुप्स, ठीक, उनका पार्टिसिपेशन भी बढ़े। समझा क्या? मतलब क्या होगा? डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ब्यूरोक्रेसी में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कल को कोई मिनिस्टर्स पावर में आ जाए और वो अगर कोई भी अनडेमोक्रेटिक चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराने लगे। अब सोचो सब के सब अगर नॉर्थ इंडियन के ही ब्यूरोक्रेट्स हो जाए, और कल को मान लो कि नॉर्थ इंडिया का कल्चर हम इम्पोज कराने लगे साउथ इंडिया पे, तो फिर भाई अपोज कौन करेगा? अपोज कौन कर सकता है मिनिस्टर्स को? हमने पढ़ा था, याद करो, वो सिर्फ एक अथॉरिटी होती है जिसको लार्जर इंटरेस्ट में सोचती है, वो होती है ब्यूरोक्रेसी। समझना क्या? और ब्यूरोक्रेसी में सोचो, मान लो कि कल को बोल दे कि भाई हर एक जो भी चीजें होंगी वो सारे नॉर्थ इंडियन के तरीके से हों पूरे इंडिया में, मतलब ये मेजोरिटेरियन कल्चर जो है वो इम्पोज ना हो, उनको अपोज करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि डाइवर्सिटी जितना ज़्यादा होगी उतने आपके डाइवर्स थॉट होंगे, डाइवर्स थॉट्स होंगे, है ना, डाइवर्स थॉट्स के साथ साथ डिबेट्स होंगे। डिबेट्स में आपको आउटकम, आप जो भी डिसीजन लोगे उसमें आउटकम बेस्ड होगा, वो आउटकम बेस्ड ओपिनियन निकलेंगे। समझा क्या? लेकिन अगर मेजोरिटेरियन होगा, सब के सब नॉर्थ इंडिया के ही ब्यूरोक्रेट्स हो जाएं और सब के सब मेल ही हो जाएं, तो सोचो दिक्कत नहीं हो जाएगी? भाई कल को मान लो कि कोई भी चीज़ आप अगर इम्पोज कराना चाहते हो, देखो नॉर्थ इंडिया का आईएएस है, नॉर्थ इंडिया के सेक्रेटरी हैं पूरे साउथ में भरे हुए हैं, तो कल को नॉर्थ इंडियन गवर्नमेंट, मेजोरिटी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो सीधी बात है मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट नॉर्थ इंडिया से ही बनती है। अब वो कल को इम्पोज कराने लगे नॉर्थ ईस्ट रीजन में और साउथ इंडिया में, तो वहां पर इम्प्लीमेंट किसको कराना है? भाई आईएएस को ही कराना है। अब वो सब के सब अगर नॉर्थ इंडियन होंगे तो भाई बताओ, वो वहां के लोकल कस्टम ट्रेडिशन के से कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर सब ग्रुप के लोग होंगे, सब ग्रुप के डाइवर्स सेक्शन से अगर ब्यूरोक्रेट्स आएंगे, तो इससे क्या होगा? एक जब मान लो कोई भी ऐसी अनडेमोक्रेटिक वैल्यूज जब आप इम्पोज करने जाते हो, तो ये सब लोग क्या करते हैं कि भाई अपने अपने ओपिनियंस देते हैं कि भाई ऐसा करोगे तो ऐसा गलत हो जाएगा। मैं उस कल्चर से आता हूँ, मेरे को पता है उस कल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है, वो इसको कितना चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वो इन चीज़ों का कितना महत्व समझते हैं। वो सब चीज़ें जब एक डाइवर्स ओपिनियन होती है तो हम अनडेमोक्रेटिक डिसीजन नहीं ले पाते हैं। समझा क्या? इसलिए क्या बोल रहा हूँ मैं, इसलिए ये बात ध्यान में रखना, ठीक है ना, कि भाई क्यों होता है ये सब चीज़ें, क्यों की जाती है, तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि एक डाइवर्स ओपिनियन हो, डाइवर्स थॉट्स हो, जिसके कारण हम डेमोक्रेटिक डिसीजन लें। समझा क्या? आउटकम बेस्ड मतलब डेमोक्रेटिक डिसीजन। हम सारे कैसे लेंगे? डेमोक्रेटिक डिसीजन लेंगे। समझा क्या? मतलब क्या होता है इसका? मतलब कि भाई सिविल सर्वेंट कहाँ से आने चाहिए? फ्रॉम ऑल द स्पेक्ट्रम ऑफ द सोसाइटी, फ्रॉम ऑल द
स्पेक्ट्रम ऑफ द सोसाइटी। ऐसा किस लिए? ऐसा इसलिए टू प्रिजर्व द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, टू प्रिजर्व द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। ठीक, ठीक है, ये बात याद रखना। अब ऐसा करने के लिए सरकार क्या करती है, याद करो, इसको कैसे अचीव करती है सरकार, है ना, हाउ टू एंश्योर। तो इसी से तो रिजर्वेशन का जो कंसेप्ट आप पढ़ते हो, भाई रिजर्वेशन, है ना, रिजर्वेशन दे दे करके प्रमोट करना चाह रही है ना, ठीक है, क्लियर है ना। तो देखो ये सब चीजों से क्या करती है, ये चार फीचर जो आपने देखे हैं अभी तक, इससे क्या हो रहा है कि भाई ये चारों फीचर देख करके हमको तो यही समझ में आ रहा है कि भाई ये क्या करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं भाई डेमोक्रेसी को। समझा क्या? चार तरीके का जो मॉडल देखा, 1 2 3 4, ये चार क्या थे, ये मॉडल्स थे। ये क्या थे, मॉडल्स ऑफ, ये मॉडल्स थे किसके, ब्यूरोक्रेसी के। और ब्यूरोक्रेसी इस क्या करती है, डेमोक्रेसी को इंडिया में स्ट्रेंथन करती है। समझ में आ रहा है? स्ट्रेंथन करती है मतलब सप्लीमेंट करती है, मतलब कॉम्प्लीमेंट करती है। समझ में क्या? ये है आपकी समरी पूरी।